हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का स्वागत है हमारा ब्लैक डायमंड यूट्यूब चैनल में। तो जैसे आप सभी का डिमांड था, आप डिमांड करते हैं, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। आपने डिमांड किया कि भाई साहब जो झारखंड माइंस इंस्पेक्टर है, जस्ट अ सेकेंड, आपने कहा कि जो झारखंड माइंस इंस्पेक्टर है उसका, झारखंड माइंस इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इसका आप पढ़ाइए। तो देखो ऐसा है कि झारखंड माइंस इंस्पेक्टर का कोई मैं अलग से बैच स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, चूंकि ये वैकेंसी झारखंड का है और मेरे पास समय का भी अभाव है, इसीलिए मैं पूरा का पूरा यूट्यूब में ही पढ़ा दूंगा। आप जियोलॉजी के लिए, अगर आप जियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्लैक डायमंड यूट्यूब चैनल, जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप जनरल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या पेपर वन पूरा पढ़ना चाहते हैं, पेपर वन पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपराइट एजुकेशन में, एक बार दिखा दे रहा हूँ, अपराइट एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें मैं पढ़ा दूंगा जनरल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन आपका। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे यार, अभी आपको थोड़ा सा ब्लैक आ रहा होगा स्क्रीन। ठीक है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। मैं अभी आपको चैनल खोल के दिखा दे रहा हूँ। कौन सा चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ताकि आपको खोजना ना पड़े। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अभी मैं हटा रहा हूँ स्क्रीन। ओके, अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखिएगा, ये अपराइट एजुकेशन नाम का चैनल है ना। तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए, क्योंकि झारखंड में नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछते हैं, एसएससीएल में नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछता है। इसमें बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, मेरा भी है, मैम का भी है, बहुत सारा वीडियो है आपके काम का। जैसे झारखंड वाला पड़ा हुआ है, बहुत सारा फेस्टिवल वाला एमसीक्यू है भारत का, जो काफ़ी बार पूछता है आपका। कोई भी वैकेंसी में जाएंगे, करंट अफेयर वाला चीज़, जो जनरल नॉलेज वाला चीज़ है, वो आजकल पूछता है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार नॉन टेक्निकल पोर्शन वाला वीडियो को भी जरूर देखिएगा। भारत रत्न से क्वेश्चन पूछता है, है ना, कौन सा दिन, कौन सा दिन, कौन सा दिन क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब जाके एक बार जरूर, माइनिंग का भी बहुत सारा चीज़ में डाला हुआ ऑलरेडी, तो आप जाके एक बार देखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क वगैरह, तो जाके एक बार जरूर देखिएगा। चलिए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो मैं जियोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट अभी आपके सामने। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट बरसाइए, लाइक तो कर ही दीजिए सर, है ना, लाइक कर दीजिएगा तो मैं समझ लूंगा अटेंडेंस मार्क हो गया आपका। चलिए, तो बेसिकली जूलॉजी के बहुत सारे ब्रांच होते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस कि आपके जो सिलेबस का हिस्सा है, या जो आपके किताबों में दिया हुआ है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उन्हीं जूलॉजी के ब्रांच के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जियोलॉजी, जियो प्लस लॉजी, आपको पता ही होगा, इतना बताने की जरूरत नहीं है। जियो का मतलब होता है अर्थ, और लॉजी का मतलब होता है साइंस। अर्थ का जो साइंस होता है, या अर्थ क्रस्ट का जो साइंस होता है, उसे हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। यानी जिसमें हम लोग अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन से लेके सब कुछ पढ़ते हैं, कौन कौन सा मिनरल, कौन कौन सा रॉक है ना, सब कुछ पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिग्राफी, है ना, फॉसिल वगैरह सब कुछ, तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। ओके, तो ये तो आपको पता ही होगा। जूलॉजी के बहुत सारे ब्रांच होते हैं। अगर मैं बात करूंगा ब्रांचेस के बारे में, तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला ब्रांच अगर मैं कहूँ तो आता है फिजिकल जूलॉजी। क्या आता है? फिजिकल जियोलॉजी। तो सर जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, फिजिकल मतलब कि फिजिकल, ठीक है। तो जिसमें भी इसको एक तरह से कह सकते हैं कि जिसमें नेचुरल प्रोसेसेस हैं, नेचुरल, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, नेचुरल प्रोसेसेस जो चेंज लाए हो अर्थ क्रस्ट में, जो अर्थ का सरफेस में चेंज लाया हो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए एक जगह पे जमीन जो है पूरा फ्लैट है, ठीक है। अभी पूरा पानी पड़ा, पानी पड़ने के कारण नदी, मतलब नदी जैसा माहौल हो गया, धरती के ऊपर में पानी जमा हो गया। तो पानी जमा होने के कारण जहाँ कहीं पे गड्ढा हो गया, गड्ढा होने के बाद उसमें पानी समाता गया, गड्ढा धीरे धीरे बढ़ता गया और बड़ा सा गड्ढा हो गया। तो ये क्या है? ये एक लैंडफॉर्म कर लिया है बेसिकली। ये आपका इरोजन और वेदरिंग हो गया है। जैसे नदी है, नदी बहती है तो मिट्टी को काटते हुए बहती है। जब मिट्टी कटती है तो कहीं न कहीं जाके उसका इरोजन होता है, वेदरिंग होता है, डिपोजिशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो नदी कहीं ना कहीं जाके मिट्टी को जमा करती है और डेल्टा वगैरह बनाती है। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो वेदरिंग है, ये सब जितने भी चीजें हैं। इसके बाद सैंड ड्यून्स होते हैं, यानी रेगिस्तानी इलाकों में आप देखेंगे तो बालू का बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ बन जाता है,
कैसे बन जाता है सर? तो हवा चलता है, हवा के कारण बालू उड़ती है, मतलब सैंड जो है वो उड़ता है। सैंड उड़ उड़ के जाके कहीं ना कहीं जाके जहाँ पे वेलोसिटी कम हो हवा का, यानी हवा का दबाव कम हो, हवा का जो रफ्तार हो कम हो, तो उस जगह पे जाके सैंड ड्यून्स को जमा करती है, और जमा करने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बना लेती है, इसको हम लोग कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेसेस में है। यानी कुल मिलाकर के फिजिकल जूलॉजी का मतलब है, फिजिकल जूलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जूलॉजी का जिसमें हम लोग नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जो चेंज लाता है अर्थ के सरफेस में, अर्थ के सरफेस में जो चेंज लाता है, ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में जिसको पढ़ते हैं, उसी ब्रांच को कहते हैं हम लोग फिजिकल जूलॉजी। इसके बाद दूसरा नंबर पे जो आता है वो आता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, तो सर आपको नाम से लग रहा होगा कि पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। अगर पेट्रोल उट्रोल में टिक मार दिया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। पेट्रोल के बारे में इसमें नहीं पढ़ते हैं। तो फिर इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें जो रॉक होता है ना, रॉक, इसमें जो चट्टानें होती है, रॉक होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। रॉक का टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो चट्टानें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, रॉक्स होते हैं 3 टाइप का होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि इग्नियस रॉक ऐसा होता है, सेडिमेंट्री रॉक ऐसा होता है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो रूपांतरित रूप होता है, मेटामॉर्फिज्म होके बनता है। तो वो सब जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो सभी के सभी हमारा पेट्रोलॉजी का एक पार्ट है। यानी पेट्रोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि रॉक का क्या कंपोजिशन है। ठीक है, साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में भी एलिमेंट्री आइडिया लेते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी अगर आपसे पूछेगा कि पेट्रोलॉजी में कौन से चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो रॉक के बारे में पढ़ते हैं। रॉक का टाइप, रॉक का कंपोजिशन, रॉक का स्ट्रक्चर, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हम पेट्रोलॉजी में। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आते हैं आगे। इसके बाद एक ब्रांच है जिसका नाम है मिनरलॉजी, MINERAL, मिनरल लिख देने का, उसके बाद OG लगा देने का। ठीक है, तो मिनरलॉजी क्या होता है सर? तो देखिए ऐसा है, इसमें जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स क्या होते हैं सर? जैसे आयरन ओर हो गया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, है ना, आयरन ब्लेंडी हो गया, है ना। तो ये सब जितने भी मिनरल्स है, इन मिनरल्स का कंपोजिशन क्या होता है, इन मिनरल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इन मिनरल का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद इन मिनरल का अपीयरेंस माने देखने में कैसा लगता है, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं कुल मिलाकर के, कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कुल मिलाकर बोल देंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ पे पाया जाता है, ऑकरेंस भी हम इसमें पढ़ेंगे, ऑकरेंस कहाँ पे पाया जाता है, ये सब के बारे में हम लोग मिनरलॉजी में पढ़ते हैं। तो मिनरलॉजी क्या हो गया? मिनरलवा के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे मिनरलॉजी। मिनरलवा के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे मिनरलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या हो गया? पत्थरवा के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे पेट्रोलॉजी। पत्थरवा के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे पेट्रोलॉजी। फिजिकल जूलॉजी क्या हो गया? फिजिकल फोर्सेस के बारे में जब पढ़ेंगे, जिससे पहाड़, नदी, नाला, इरोजन, वेदरिंग, लंथ फंथ 12-17 जितना भी नेचुरल प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल जूलॉजी। यहाँ तक आई होप कि आपका स्पष्ट हो गया होगा, दिमाग में छप गया होगा। चलिए आते हैं आगे। इसके बाद अब आते हैं, सिंपल वाला को रखते हैं पहले, उसके बाद कॉम्प्लेक्स करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम स्टैटिग्राफी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलो पहले पैलेंटोलॉजी पढ़ लो। पैलियोंटोलॉजी, लॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या होता है सर? समझिएगा, बहुत सारा फॉसिल्स हम लोग को देखने को मिलता है। फॉसिल्स क्या होता है सर? फॉसिल्स होता है अवशेष। जैसे हम लोग आज जानते हैं कि डायनासोर हुआ करता था। कैसे पता चला सर? डायनासोर का हड्डी मिला, बहुत जगह पे हड्डी मिला, हड्डी को जोड़ जोड़ के जब देखें तो एक स्ट्रक्चर बना, विशाल का स्ट्रक्चर। हम लोग बोलते हैं कि यार डायनासोर ऐसा हुआ करता था। बहुत बार बड़ा बड़ा हाथी का दांत वाला हाथी हम लोग को मिला था, लंबा लंबा दांत वाला हाथी, आइस एज वाला जो हम लोग टाइम कहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा जंबू हाथी और भी बड़ा बड़ा हाथी मिला था। पर्वतीय क्षेत्र में अंटार्कटिक वाले साइड में बहुत सारा हाथी मिला था, हाथी का पूरा बॉडी मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो प्रिजर्व हो गया था, वो फॉसिल्स है सर। तो जब कभी फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, है ना, एंशिएंट लाइफ के बारे में पता करते हैं कि डायनासोर हुआ करता था, कब हुआ करता था, कैसा हुआ करता था। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग किससे पता चलता है? फॉसिल से पता चलता है। तो जिसमें हम लोग फॉसिल और एंशिएंट लाइफ के बारे में पढ़े, ऐसे ब्रांच को ऐसे ब्रांच को हम लोग पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ऐसे ब्रांच को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं।
पैलेंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ इज नॉन एज पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या होता है? फॉसिलवा के बारे में जिसमें पढ़ते हैं और एंशिएंट लाइफ के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आते हैं आगे, अभी आते हैं एक और ब्रांच है जिसको बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी, ठीक है। स्ट्रैटिग्राफी में क्या करते हैं? स्ट्रैटिग्राफी में जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं ना सर, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में डिस्क्रिप्शन, कोरिलेशन, क्लासिफिकेशन, इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट का कंडीशन के साथ। तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ते हैं स्ट्रैटिग्राफी में। आप कहेंगे सर मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्या इसमें? जी बिल्कुल नहीं। इग्नियस रॉक के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्या इसमें? जी बिल्कुल नहीं। हम लोग रिलेट करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसे स्ट्रैटिग्राफी कहा जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में स्ट्रैटिग्राफी, स्ट्रैटिग्राफी, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रैटिग्राफी, सेडिमेंट्री रॉक, स्ट्रैटिग्राफी, सेडिमेंट्री स्ट्रैटिग्राफी, सेडिमेंट्री स्ट्रैटिग्राफी, सेडिमेंट्री स्ट्रैटिग्राफी। तो ऐसा आप अगर लिखेंगे बार बार बेवकूफ़ जैसा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये पुराना तरीका है सर। चलिए एक मिनट, रबड़ लेते हैं तो रबड़ नहीं मिलता है। जस्ट अ सेकेंड यार। चलिए, तो स्ट्रैटिग्राफी क्या होता है? स्ट्रैटिग्राफी सेडिमेंट्री रॉक के बारे में जब पढ़ते हैं स्पेशली तो उसको हम लोग स्ट्रैटिग्राफी पढ़ते हैं। लेकिन जब रॉक के बारे में पढ़ेंगे तो उसे पेट्रोलॉजी कहते हैं। जब खाली रॉक के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रहेगा ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे। तो सर अभी तक आपने क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं, मेरा पुराना आदत है। तो आपने पढ़ा जूलॉजी क्या होता है? अर्थ साइंस के बारे में। अर्थ के बारे में जब पढ़ते हैं, अर्थ का साइंस है, स्टडी ऑफ अर्थ कहते हैं जिसको। अर्थ के इंटीरियर, सरफेस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। इसमें से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल जूलॉजी, जिसमें नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जिससे नदी बना, नदी का कटाव, इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन, सैंड ड्यून्स बनना, पहाड़, पर्वत, नाला, ये सब जो बनता है उसको हम लोग फिजिकल जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी मतलब जो रॉक्स हैं, रॉक्स मतलब अलग अलग टाइप के चट्टाने होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इनके बारे में जब पढ़ते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर वगैरह, तो ये पेट्रोलॉजी में आता है। फिर आता है मिनरलॉजी। मिनरलॉजी क्या होता है सर? जिसमें मिनरल के बारे में पढ़ते हैं। मिनरलॉजी माने मिनरल के बारे में पढ़ते हैं और कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑकरेंस वगैरह, तो उसको हम लोग मिनरलॉजी में कैटेगराइज करते हैं। पैलेंटोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल्स क्या होता है? पुराना जानवर का और पेड़ पौधा का जो अवशेष मिला है, जिस अवशेष को देख के हमको पता चला है कि एक टाइम ये सब जानवर हुआ करता था, एक टाइम पेड़ का पत्ता ऐसा हुआ करता था, ये सब पेड़ एग्जिस्ट करता था, बिना फूल वाला पौधा ये सब एग्जिस्ट करता था, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। इसके बाद आता है स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी में सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ते हैं और अदर रॉक को बस रिलेट करते हैं, उसके बारे में पढ़ते नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, आते हैं आगे। अभी देखिए एक अलग से ब्रांच बनाया गया है, पहले ये ब्रांच नहीं हुआ करता था। एक अलग से ब्रांच बनाया गया जिसका नाम है स्ट्रक्चरल जूलॉजी। क्या नाम है? स्ट्रक्चरल जूलॉजी। स्ट्रक्चरल जूलॉजी के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो आपको कहीं ना कहीं नाम से पता चल रहा होगा कि यार कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो जी बिल्कुल, इसमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे? स्ट्रक्चर के बारे में, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में, आलतू फालतू कोई चीज़ नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। किसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे सर? तो रॉक्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यानी आप कहेंगे तो रॉक के बारे में जब पढ़ेंगे तो पेट्रोलॉजी हो गया? नहीं, रॉक के बारे में जब डिटेल स्टडी करेंगे तो पेट्रोलॉजी हो गया। रॉक का टाइप्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, कोरिलेशन, सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे तो पेट्रोलॉजी हो जाएगा। लेकिन रॉक का सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पेट्रोलॉजी के अंदर का ब्रांच है स्ट्रक्चरल जूलॉजी। यानी सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर का पत्थर है, चट्टान है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल जूलॉजी कहते हैं। हालांकि आपको बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। तो अभी आप तक ने क्या पढ़ा? अभी तक आपने 6 ब्रांच पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ही बार में और एक्सप्लेन कर देंगे, आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए अभी आते हैं एक और ब्रांच, है ना। कौन सा ब्रांच? ब्रांच का नाम है हिस्टोरिकल जूलॉजी। हिस्टोरिकल जूलॉजी। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, हिस्ट्री में आ रहा है, यानी हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री के बारे में कैसे पढ़ेंगे? तो यार एक चीज़ याद रखना,
हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे ना तो इसके लिए आपको दो चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। किसका किसका जरूरत पड़ेगा? एक तो जरूरत पड़ेगा स्टैटिग्राफी का, स्टैटिग्राफी का, और एक जरूरत पड़ेगा पैलेंटोलॉजी का, पैलेंटोलॉजी का। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझाते हैं, समझिएगा। हम लोग ये कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि फॉसिल्स जो होते हैं जनरली सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं जनरली? फॉसिल्स जो होते हैं वो जनरली हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हैं कि फॉसिल जो होंगे वो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में कहाँ पढ़ते हैं भैया? स्ट्रेटिग्राफी में पढ़ते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? स्ट्रेटिग्राफी में पढ़ते हैं। और पैलेंटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? फॉसिल के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉसिल कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। अगर ये लाइन आप याद रखेंगे तो आपको हिस्टोरिकल जूलॉजी पढ़ने में आसानी होगा। यानी हिस्टोरिकल जूलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें स्ट्रेटिग्राफी और पैलेंटोलॉजी को इंक्लूड करके प्रीवियस क्लाइमेट के बारे में, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में, जैसे अलग अलग ईरा हुआ करते थे, अलग अलग इपोक हुआ करते थे, अलग अलग एजेस हुआ करते थे, उनके बारे में पता करते हैं कि डायनासोर जब रहता था तो वहाँ का वातावरण कैसा था। जब आपका पहला बार पंछी दुनिया में आया तो उस टाइम का वातावरण कैसा था, आदि मानव रहते थे उस टाइम का वातावरण कैसा था, उस टाइम का क्या कंडीशन रहा होगा, इन चीज़ों के बारे में पता करते हैं। तो उसके लिए हमको सेडिमेंट्री रॉक और फॉसिल का स्टडी करना पड़ता है, यानी कि स्ट्रेटिग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी का स्टडी करना पड़ता है। देन कंबाइंड ऑफ स्ट्रेटिग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी इज नॉन एज हिस्टोरिकल जियोलॉजी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे। अगला जो ब्रांच है, अगला ब्रांच का नाम है इकोनॉमिकल जूलॉजी। क्या नाम है? इकोनॉमिक जियोलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी। इकोनॉमिक जूलॉजी के बारे में क्या बोला गया है? बोला गया है कि भाई साहब जो भी मिनरल को आप बेचेंगे और आपको पैसा मिलेगा, जो भी मिनरल को आप बेचेंगे और उसको पैसा मिलेगा, ठीक है, मिनरल हो या और हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी। यानी इकोनॉमिक जूलॉजी में ऐसे मिनरल के बारे में पढ़ते हैं जिसको बेचेंगे मार्केट में और पैसा मिलेगा मस्त वाला, जैसे कोयला, जैसे सिल्वर, जैसे गोल्ड, जैसे आयरन वाला हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी के सभी आपके इकोनॉमिकल जूलॉजी में आएंगे। यानी जो मिनरल मार्केट में बेचेंगे और उससे पैसा मिलेगा उसको हम लोग इकोनॉमिक जूलॉजी में कैटेगराइज करेंगे। तो इकोनॉमिक जूलॉजी का डेफिनेशन भी यही है, द इकोनॉमिक जूलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मिनरल सोर्स एंड फॉसिल फ्यूल्स ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसके बाद आते हैं माइनिंग जूलॉजी, माइनिंग जियोलॉजी। ठीक है, माइनिंग जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे सर? माइनिंग जूलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जूलॉजी का जिसमें जूलॉजी को माइनिंग का मतलब एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी इन माइनिंग इंडस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी इन माइनिंग इंडस्ट्री। जैसे रूफ सपोर्ट में हमको जरूरत पड़ता है, ठीक है, रूफ सपोर्ट में जरूरत पड़ता है, अगर आप ब्लास्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो हमको जूलॉजी पढ़ना पड़ता है। कोल का सीम कहाँ है, नहीं है, कितना थिकनेस है, कैसे करेंगे, मैं पूरा का पूरा मेथड डिपेंड करता है माइनिंग जूलॉजी पे। सर्वे करेंगे पहले कहाँ कोल सीम है, तभी तो हम माइनिंग करेंगे ना भाई, कितना मोटा कोल सीम है, कहाँ कहाँ कितना कितना दूरी पे कोल सीम है, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि अंडरग्राउंड मेथड से करना है कि ओपन कास्ट मेथड से करना है। धरती के सरफेस के जस्ट नीचे रहेगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं है तो ओपन कास्ट कर लेंगे, ज़्यादा डेप्थ में रहेगा अंडरग्राउंड कर लेंगे। तो ये सब कौन बताता है? ये माइनिंग जूलॉजी से ही तो पता चलता है। इसके बाद आते हैं आगे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो आपको पढ़ना है वो है इंजीनियरिंग जूलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी। इंजीनियरिंग जूलॉजी क्या होता है सर? इंजीनियरिंग जूलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी जिसमें सिविल इंजीनियरिंग वाला पूरा पोर्शन आता है। यानी कि आपको डैम बनाना है तो आपको पहले पता करना पड़ेगा जिस धरती पे आप डैम बना रहे हैं क्या वो स्टेबल रख सकता है उसको। आप अगर रिजर्वर बना रहे हैं पानी को रिजर्व करने के लिए तो फिर आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अगर टनल बना रहे हैं तब आपको जूलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। आप अगर ब्रिज बना रहे हैं तब आपको जूलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए जो पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं इंजीनियरिंग जूलॉजी। जनरली वो सिविल प्रैक्टिस के लिए यानी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है इंजीनियरिंग जूलॉजी। आई होप आपका जूलॉजी वाला जो ब्रांच ऑफ जूलॉजी है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वीडियो को देख लेते हैं एक बार, लंबा नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ के बताने की कोशिश कर रहे हैं, लंबा इधर उधर घुमा नहीं रहे आपको। ठीक है, सीधा सीधा टॉपिक पे आइए, काम कीजिए। अब आते हैं स्कोप ऑफ जूलॉजी।
इसको सिर्फ समझ लीजिए। देखो ये सबसे क्वेश्चन तो ज़्यादा पूछता नहीं, खाली जूलॉजी, ब्रांच ऑफ जूलॉजी इंपॉर्टेंट था, है ना। स्कोप ऑफ जूलॉजी, क्या स्कोप है, चलिए समझते हैं। आप माइनिंग करना चाहते हैं ना भाई साहब, तो आपको जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि कौन सा मेथड से डेवलपमेंट करना है, डिप्लरिंग करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये सब पता करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। आप डैम बना रहे हैं, आप टनल बना रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा बना रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के लिए भी आपको जूलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो आपने देखा ही देखा, ठीक है। आप अगर मान के चलिए पता कर रहे हैं कि भैया कोल कहाँ है, नहीं है ना, आप पता कर रहे हैं पेट्रोलियम कहाँ है, नहीं है, तो इसके लिए तो आपको जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा। आप अगर मान के चलिए एटॉमिक मिनरल पता कर रहे हैं कि एटॉमिक मिनरल कहाँ है, नहीं है, कितना मात्रा में है, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। माइनिंग मतलब जूलॉजी, तो इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ओर के बारे में पता कर रहे हैं, आप अगर मान के चलिए रिजर्व के बारे में पता कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए जूलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो स्कोप ऑफ जूलॉजी में यही है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे आप सिविल में जाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं, एटॉमिक मिनरल सेक्टर में, कोल में, पेट्रोलियम में, डैम, टनल, माइनिंग वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर फील्ड में जूलॉजी का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ तक आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं आगे। देखो यार, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे दें, तो आपको बोर नहीं होना है। अगर आपको बोरिंग लगेगा तो वीडियो को कट कर दीजिएगा, फिर बाद में फिर से यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। अब आते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, देखो सोलर सिस्टम याद करने से पहले मेरे साथ एक अभद्र भाषा, मतलब अभद्र भाषा कह रहे हैं, अभद्र डायलॉग का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगा, ठीक है। ऐसा करना नहीं है, बस ये डायलॉग है। संडे मंडे विमल इलायची, ठीक है। खाना नहीं है किसी को भाई, खाना नहीं है विमल इलायची, बस मेरे साथ बोलिए, ठीक है। संडे मंडे विमल इलायची, बोलिए मेरे साथ, संडे मंडे विमल इलायची। संडे मंडे को हम क्या खाते हैं? विमल और इलायची खाते हैं, ठीक है। संडे मंडे को क्या खाते हैं? विमल और इलायची खाते हैं। खाना नहीं है, बस बता रहे हैं यार, ये नहीं कि बाबा इलायची ले लेके ठूस लो मुंह में और विमल खाते जाओ, है ना, बोलो जुमा केसरी, तो ये सब नहीं करने का, बस ये याद कराने का ट्रिक है। संडे मंडे विमल इलायची। इसके बाद बोलिएगा मेरे साथ मंगल। मंगल के बाद क्या आता है सर? बुध आता है। मंगल के बाद क्या आता है? बुध आता है। तो बुध को ऐसे लिख के घेर के काट देने का, ठीक है। इसके बाद लिखने का गुरु, ठीक है। गुरु के बाद क्या आता है? शुक्र आता है। गुरु के बाद क्या आता है? शुक्र आता है। शुक्र को ऐसे लिख के घेर के काट देने का, फिर लिखने का शनि, ठीक। तो हमने क्या बोला? हमने बोला संडे मंडे विमल इलायची। संडे और मंडे को विमल इलायची खाने में मजा आ जाता है। इसके बाद मंगल, फिर बुध लिख के काटे हैं, मतलब बुध छोड़ देना है, गुरु, फिर शुक्र छोड़ देना है, शनि। लेकिन लिख के काटेंगे तो क्या होगा ना कि आपका सीक्वेंस में रहता है, जैसे आप निकलता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके निकलता है ना, तो संडे मंडे विमल इलायची, उसके बाद मंगल, फिर बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ऐसे लिखिएगा। बुध को नीचे, शुक्र को नीचे काट दीजिएगा। अभी देखिएगा यही सीक्वेंस है सर, यही सीक्वेंस है। अभी एक और लाइन मेरे साथ बोलिएगा, है ना, बस याद कराने के मकसद से बोल रहे हैं। यूरिन, यूरिन ने पलटो, यूरिन ने पलटो, मतलब यूरिन जो है टॉयलेट करो एक डब्बा में और उसको पलट दो, एक डब्बा में टॉयलेट करके पलट दो। यूरिन ने पलटो, यूरिन ने पलटो, ठीक है, यूरिन ने पलटो। तो भैया हमने क्या बताया? हमने कहा संडे वनडे को विमल इलायची खाइए मजे से। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये तो याद रहेगा सीक्वेंस में। बुध नीचे लिखना है, गुरु ऊपर लिखना है, शुक्र नीचे लिखना है, शनि ऐसे करके काट देना है, बुध और शुक्र कट जाएगा। इसके बाद यूरिन ने पलटो, भैया ये याद होगा आपको, ये याद होगा आपको। अगर ये याद हो गया ना तो फिर आपको कभी भी सोलर सिस्टम में कोई समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं आने वाली है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। कभी कोई परेशानी नहीं आने वाला है कि कौन सा प्लेनेट सामने है, कौन सा प्लेनेट बाद में है, कौन सा प्लेनेट दूर में है, कौन सा प्लेनेट के बाद प्लेनेटॉइड है, कौन से के बाद आपका अलग अलग चीज़, जैसे सबसे सूर्य से सामने कौन सा है ना, सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, ठीक है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक। आप समझिएगा। फिर से एक बार हम डायलॉग को लिख देना चाहते हैं, अब एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, बोलिएगा संडे मंडे विमल इलायची। संडे मंडे को मस्त विमल इलायची दबा खाएंगे, विमल इलायची। संडे मंडे विमल इलायची। मंगल, बुध नीचे लिखेंगे छोटा सा, बुध को काट देंगे। मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, फिर उसके बाद लिखेंगे नीचे शुक्र, शुक्र को नीचे छोटा सा लिखेंगे, काट देंगे, और यहाँ लिखेंगे शनि, शनि।
ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूरिन, यूरिन ने पलटो, यूरिन ने पलटो, यूरिन ने पलटो, ठीक है, याद हो गया होगा। अब हम आपको दिखाते हैं ये क्या चीज़ है भाई, हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, अब मुझे ब्राउज़र का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अपराइट एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, मेरा ही चैनल है, ऐसा नहीं है। उसमें ब्लैक डायमंड में इतना प्यार बरसा है, उसमें भी बरसा दो यार। जनरल इंजीनियरिंग का बहुत सारी चीज़ आपको मिलने वाला है। नॉन टेक्निकल पोर्शन में ब्लैक डायमंड में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं नया चैनल बनाऊँ आपके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, सोलर सिस्टम इमेज। चलिए, आई थिंक कॉपीराइट नहीं आना चाहिए क्योंकि यूज़ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आगे झेल लेंगे। शायद पढ़ाने के पर्पज़ से कर सकते हैं इस्तेमाल, बट ठीक है, कोई नहीं। चलो देखो यार, इस फोटो को देखो बढ़िया से, फोटोआ देखो, फोटोआ देखो बढ़िया से। अब फोटोआ देखो और हम जो तुमको समझाते हैं वो समझिएगा, ठीक है। हमने क्या कहा था, हमने कहा संडे, मंडे, विमल इलायची, विमल इलायची। अभी पहला डिजिट को पकड़िए। संडे का मतलब क्या होता है, सन मतलब सूरज, तो सन हो गया सूरज, तो सूरज हो गया सबसे पहले। मंडे का मतलब हो गया मरकरी, एम फॉर मंडे, एम फॉर मरकरी। एम से क्या कोई और नाम आ रहा है, मार्स आ रहा है, तो मार्स तो आगे मंगल लिखेंगे ना भैया, मंगल तो आप लिखने ही वाले हैं ना, तो आपका मार्स वाला कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो एम फॉर मंडे, भी फॉर एक ही प्लेनेट है वेनस, पी फॉर एक ही प्लेनेट है वेनस, ई फॉर एक ही प्लेनेट है अर्थ। इसके बाद मंगल तो यहाँ लिखे, मंगल का मतलब होता है मार्स। मंगल के बाद गुरु लिखे, आपको गुरु का मतलब होता है जुपिटर, गुरु का मतलब होता है जुपिटर। अगर नहीं याद हो रहा गुरु का मतलब जुपिटर, तो मेरे साथ बोलिएगा, हमारा गुरुजी जुपिटर से आते हैं, हमारा गुरुजी जुपिटर से आते हैं। जुपिटर क्या है, जुपिटर एक तो गाड़ी है ना। तो हमारा जो गुरुजी हैं वो जुपिटर गाड़ी में बैठ के, जुपिटर स्कूटी है एक तो, स्कूटी चालू करके आते हैं। तो हमारा गुरुजी जुपिटर से आते हैं, हमारा गुरुजी किससे आते हैं, जुपिटर से आते हैं, हमारा गुरुजी जुपिटर से आते हैं। हालांकि मेरे पास मैस्ट्रो है, लेकिन बोलिएगा हमारा गुरुजी जो है वो जुपिटर से आते हैं, हमारा गुरुजी किससे आते हैं, जुपिटर से आते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप बार बार बोलेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा हट गया। अब चलिए, तो ये अब याद करेंगे कैसे, हमने आपको लिखवा दिया है, बस आपको लिखना है। देखिए, सबसे पहले सन आता है, सन का मतलब होता है सूर्य। सूर्य माना जाता है कि जितने भी ग्रह हैं, आज उपग्रह हैं, वो सभी के सभी सूर्य से बने हैं। दो थ्योरी है, एक होता है कैटास्ट्रॉपिक थ्योरी, एक है आपका इवोल्यूशनरी थ्योरी, दोनों के बारे में अभी हम बताते हैं। तो सन है सबसे पहले, फिर आता है मरकरी। अगर वो आपसे पूछेगा बताओ सूरज से सबसे नियरेस्ट ग्रह कौन सा है, तो सूरज से सबसे नियरेस्ट ग्रह है मरकरी। सूरज से सबसे नियरेस्ट ग्रह कौन सा है, मरकरी है। इसके बाद वेनस है, इसके बाद कौन सा है, वेनस है। इसके बाद अर्थ है, अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। फिर है मंगल, मंगल को लाल प्लैनेट भी कहते हैं, मार्स भी कहते हैं इसको। जुपिटर मतलब गुरुजी बताएं आपको, गुरुजी, हमारा गुरुजी जुपिटर से आते थे। सैटर्न का मतलब शनि होता है, आपको पता ही होगा, शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती, तो सैटर्न का मतलब होता है शनि। उसके बाद यूरेनस का मतलब आपको हमने बताया था, यूरिन ने प्लूटो, यूरिन ने प्लूटो बोले भाई साहब, तो यूरेनस हो गया यूरिन, नेपच्यून का हो गया ये, और प्लूटो का मतलब हो गया ये। देखो, प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना गया है, अभी पहले माना जाता था, अभी नहीं माना गया है, ठीक है, क्योंकि उसका अलग ही ऑर्बिट है, अलग ही एलिप्टिकल शेप है, अलग ही प्रॉपर्टीज है, तो बाद में हटा दिया गया। लेकिन बहुत सारे जूलॉजी का किताब में आज भी प्लूटो को माना गया। इवन आप केएम बांगर पढ़ेंगे तो प्लूटो को प्लैनेट माना है। इवन आप अगर जीवी महापात्रा पढ़ेंगे तो उसमें प्लूटो को प्लैनेट मांगा है। तो जूलॉजी में बहुत मतभेद है मेरे भाई, तो आपको मतभेद लेके नहीं चलना, आपको दोनों कॉन्सेप्ट लेके चलना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूरज से सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है और ऑप्शन में प्लूटो देगा तो मार दीजिएगा प्लूटो। और अगर आपसे पूछा जाए कि धरती के मतलब सन से सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है और अगर प्लूटो ऑप्शन में नहीं दे तो आपको नेपच्यून ठोक देना है। तो ये कुछ भी होगा तो आपको पूरा सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूछेगा बताओ अर्थ के आजू बाजू में कौन सा प्लेनेट है, तो मंगल ग्रह है, वेनस ग्रह है। अगर आपसे पूछेगा मरकरी के बगल में कौन सा प्लेनेट है, तो एकमात्र प्लेनेट वेनस है। इधर तो आपका सन हो गया, सन एक स्टार है, आपको पता होगा, ठीक है। चार के बाद एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो, चार ठो के बाद बीच में ना बहुत सारा लेयर आ जाता है, इसको बोलते हैं प्लैंटोलॉइड्स। क्या बोलते हैं, प्लैंटेलॉइड्स। इसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं, है ना, बहुत सारे पत्थर होते हैं, उल्का पिंड कह सकते हैं जो धरती में गिरता है, वो सर बहुत सारे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं जो घूम रहा है बहुत ही ज्यादा स्पीड से। तो चार प्लेनेट अंदर, चार प्लेनेट बाहर। अभी जैसे माना गया है 4 गो अंदर है,
4 गो बाहर है, इसको बोला जाता है इनर प्लैनेट। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इनर प्लैनेट्स। और 4 गो जो बाहर वाला है उसको कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। तो इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, 4 का सेट है। प्लूटो को बहुत सारे किताब में माना है, बहुत सारे किताब में नहीं माना है, तो आपको दोनों दिमाग में लेके चलना है। ऑप्शन में जो दिख गया उसको ठोक देना है, ठीक है। चलिए, इनर प्लैनेट 4 ठो, आउटर प्लैनेट 4 ठो, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रहेगा, पूरा प्लैनेट और सोलर सिस्टम आपका समाप्त हो जाएगा अब भी। चलिए, क्लियर। अब हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, समझाते हैं, लिखाते हैं, नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकदम काम का बात करेंगे, इधर उधर का कोई बात नहीं करेंगे, जो आपके काम का चीज़ है उसी की बात करेंगे। प्लैनेट का आपने सीक्वेंस लिख लिया। इसके बाद कहा गया है कि जो सोलर सिस्टम है ना आपका, जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में 99.85% मास किसका है पता है? हाँ? ये 98.85% मास सिर्फ और सिर्फ सन का है, यानी सूर्य का है। और अगर अदर प्लैनेट की बात करें, जो आपको हम 8 गो 9 गो प्लैनेट बताएं, उसका सब मिला जुला के मास देखेंगे ना, तो 0.15% मास जो है वो सभी प्लैनेट का मिला के है सर। समझ रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा कि मास ऑफ द सन इज इक्वल्स टू, और ऐसा परसेंटेज में देगा, तो आपको 99.85 याद रखना है। और 0.15% मास सिर्फ प्लैनेट का है। इतना सारा प्लैनेट मिलके सूरज का बराबरी नहीं कर पाया, ठीक है। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद 2-4 पॉइंट है, उसको हम समझा देते हैं। कहा जाता है इनर प्लैनेट जो है, इनर प्लैनेट जो है जनरली स्मॉल होता है एज कंपेयर टू आउटर प्लैनेट। नोट करते जाइएगा सब पॉइंट को, जो हम कहते जा रहे हैं नोट करते जाइएगा। इनर प्लैनेट जो है वो जनरली आपका स्मॉल होता है, और आउटर प्लैनेट जो होता है वो लार्ज होता है। आउटर प्लैनेट क्या होता है? आउटर प्लैनेट जेंट होता है। जेंट मतलब होता है लार्ज, ठीक है, दानव। इसके बाद बोला गया है जो इनर प्लैनेट है वो स्मॉल क्यों होता है सर? स्मॉल इसलिए होता है क्योंकि ये डेंस होता है। डेंस का मतलब होता है गाढ़ा। जैसे हम आपको बताते हैं, 1 किलो आप रुई लीजिए, रुई समझ रहे हो? रुई, कॉटन। 1 किलो रुइया लीजिएगा ना, तो आपको पकड़ने में बड़ा असुविधा होगा। आपको 1 किलो रुइया ऐसे पकड़िएगा बिना प्लास्टिक में डाले, या प्लास्टिक में डालिएगा तो कम से कम 1 किलो वाला रुइया को आपको 2 किलो वाला जो प्लास्टिक आता है, बड़ा प्लास्टिक, उसमें डालना पड़ेगा, ठूस ठूस के तब आएगा। और वही 1 किलो लोहा लीजिएगा ना, तो हाथ में लेके आप चल सकते हैं। 1 किलो का जो बटखरा आता है, बटखरा का मतलब जिसे तोलते हैं, तो वो आपका हाथ में आ जाएगा। तो डेंसिटी जानते हैं इनर प्लैनेट का ज़्यादा है, इसीलिए इनर प्लैनेट छोटा है। इनर प्लैनेट का डेंसिटी छोटा है, इसीलिए इनर प्लैनेट मतलब डेंस है। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ अर्थ का डेंसिटी ज़्यादा है कि, अगर आपसे पूछेगा बताओ अर्थ का डेंसिटी ज़्यादा है कि नेपच्यून का ज़्यादा है, तो आपको अर्थ टिक मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचेगा नेपच्यून बड़ा है तो नेपच्यून नहीं भाई साहब, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से कैसे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं। बताइएगा दोनों में से ज़्यादा डेंस कौन सा है, एक वो स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा सही है, 4 गो स्टेटमेंट दे देगा प्लैनेट वाला ही। तो प्लैनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो कैसनो क्वेश्चन देगा, आप तोड़ मड़ोड़ के आप बना लीजिएगा, ठीक बा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या क्या बोला है? इसके बाद बोला है सैटर्न, SATURN, सैटर्न के पास हैज ए डेंसिटी लेस देन वाटर, मतलब पानी का डेंसिटी से कम होता है सैटर्न का डेंसिटी। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जो शनि ग्रह है उसका डेंसिटी जो है पानी से कम है सर, उसका डेंसिटी पानी से कम, ठीक है। चलिए पॉइंट सब लिखाते जा रहे हैं, इधर उधर का कोई बात नहीं। मरकरी जो है नियरेस्ट है, आपको बता ही दिए हैं इतना सारा बात। मरकरी जो है वो नियरेस्ट है टू सन, सन से सबसे पहले नज़दीक में कौन है? मरकरी, ठीक है। प्लूटो जो है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में, अगर नहीं देगा तो नेपच्यून आपको टिक मारना है। आते हैं आगे। अभी देखिए ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेके 2 थ्योरी है। ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेके 2 थ्योरी, कौन कौन सा थ्योरी है सर? थ्योरी को 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। मारपीट चल रहा है अलग अलग ग्रुप में, तो 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप है इवोल्यूशनरी थ्योरी, ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप है इसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉपिक थ्योरी। ये 2 ग्रुप में चल रहा है बात विवाद। कोई बोलता है ये वाला सही है, कोई बोलता है ये वाला सही है। इसीलिए इसमें जितना भी थ्योरी है ना, इन सभी थ्योरी को एक नाम दिया गया है हाइपोथेसिस। क्या बोला गया है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? बहुत सारा अपना अपना डाटा को देख के, बहुत सारा अलग अलग डाटा, अलग अलग रिपोर्ट को पढ़ के एक एज्यूम कर लेना कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हुआ होगा।
तो ऐसा ऐसा हुआ होगा उसका प्रमाण नहीं है कि ऐसा हुआ है, देखो ये प्रमाण है, नहीं प्रमाण नहीं है, एगो एज्यूम कर लिया है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, दो चार गो रेफरेंस दे दिया है कि देखो ये रिसर्चर ये बोला, ये रिसर्चर ये बोला, तो उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो ये हाइपोथेसिस होता है, मन गढ़ंत बातें, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको हाइपोथेसिस के बारे में हल्का आइडिया तो होना चाहिए, पूरा डिटेल में हाइपोथेसिस कभी नहीं पूछा है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब दोनों थ्योरी के बारे में हम समझते हैं। इवोल्यूशनरी थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहता है? इवोल्यूशनरी थ्योरी कहता है कि जितने भी प्लैनेट है, जितने भी प्लैनेट है, वो सभी का सभी इवोल्यूशन हुआ है। एक गैस हुआ करता था, गैस, डस्ट हुआ करता था, डस्ट का बादल हुआ करता था, वही डस्ट का बादल से सभी प्लैनेट धीरे 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 बने। तो ये कहता है इवोल्यूशनरी थ्योरी। और कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी क्या कहता है? कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी कहता है कि यार ऐसा नहीं है, सन था पहले, सन हुआ करता था, ठीक है। ये जो सूरज है, इस सूरज के बगल में से कोई स्टार पार हुआ, कोई अलग स्टार था वो पार हुआ। तो जैसे स्टार पार हुआ, ये दोनों रिपेल किया या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो जब रिपेल किया या अट्रैक्ट किया, तो उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण इस सन से बहुत सारा छोटा 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 छोटा, है ना, छोटा छोटा प्लैनेट निकल गया, छोटा छोटा प्लैनेट निकल गया और उससे बना। या तो ये हुआ होगा, या तो जो सन है, उस सन जो है कोई स्टार से टकराया और टकराने के बाद अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ा में बट गया और एक सन अलग हो गया, तो ऐसे बना होगा। ये सभी के सभी ग्रुप है कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी का, ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी का। अब हम आपको बताते हैं कौन सा कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी है, कौन सा इवोल्यूशनरी थ्योरी है। अभी देखो यार, हाइपोथेसिस ना पूछता नहीं, क्योंकि हाइपोथेसिस प्रमाणित नहीं है, इसीलिए कोई भी एग्जाम में आप देखेंगे ना, क्वेश्चन हाइपोथेसिस से नहीं पूछता, खाली बोलता है ये हाइपोथेसिस कौन दिया, कौन सा कैटास्ट्रॉफिक का ग्रुप में है, कौन सा इवोल्यूशनरी का ग्रुप में। तो हम एक के बारे में लिख देते हैं, आपका झंझटे खत्म हो जाएगा, रट लीजिएगा एक बार। चलिए जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एक है न्यूबुलर, न्यूबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। एक तो हो गया न्यूबुलर हाइपोथेसिस। इसके बाद और कौन कौन सा आता है? जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद आता है प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस, प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस। इसके बाद आता है आपका गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस। जो जो फेमस है, जो पूछा है भाई साहब वही बता रहे हैं, पूछा है मतलब कि एकदम डिटेल में नहीं पूछा है, बताओ ये क्या है वो क्या, एकदम समझ रहे हैं। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ठीक है। और गैस क्लाउड डस्ट, ठीक है, डस्ट हाइपोथेसिस। अभी जो हम लिखे हैं बस यही है, यही हाइपोथेसिस। न्यूबुलर हाइपोथेसिस कौन सा टाइप का हाइपोथेसिस के कैटेगरी में आता है? तो न्यूबुलर हाइपोथेसिस जो है ये आता है इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस की कैटेगरी में। किसका? इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस का कैटेगरी में। इवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस क्या है? वो कहता है कि गैस का क्लाउड हुआ करता था, उसके बाद वो धीरे 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 ठंडा होते गया, ठंडा होते गया और अलग अलग होते गया, यही न्यूबुलर हाइपोथेसिस कहता है। बाकी जितना भी हाइपोथेसिस है जो आपका जूलॉजी का बुक में आपका दिया हुआ है, ये सभी के सभी हाइपोथेसिस जो है कैटास्ट्रॉफिक हाइपोथेसिस। कौन सा है? कैटास्ट्रॉफिक हाइपोथेसिस में आते हैं, कैटास्ट्रॉफिक हाइपोथेसिस में आते हैं। कैटास्ट्रॉफिक हाइपोथेसिस क्या कहता है? कैटास्ट्रॉफिक हाइपोथेसिस कहता है भैया दो गो स्टार जो है आपस में टकराया होगा, यानी सूरज जो है, सूरज कोई ना कोई स्टार से टकराया होगा या कोई स्टार उसके आजू बाजू से गुजरा होगा। तो बस यही वाला पूरा का पूरा खेला है हाइपोथेसिस का, यही है। बाकी अटर पटर लिखा हुआ, आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। यही सब जो हम आपको हिंदी में बताएं, बस यही चीज़ को अंग्रेजी में लिख दिया हार्ड हार्ड भाषा में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, यही सब चीज़ आपको मिलेगा। चलिए, अभी खाली नाम लिख दिया है कि बताओ न्यूबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था, ऐसे पूछता नहीं है। तो न्यूबुलर हाइपोथेसिस जो है कैंट ने दिया था, है ना, कैंट और लेपालेस में दिया था। अगर बोलेगा प्लेसेंटल हाइपोथेसिस किस में से किसने दिया था, ठीक है, तो प्लेसेंटल हाइपोथेसिस जो है एक कैम्ब्रिलियन करके था, कैम्ब्रिलियन करके, है ना, कैम्ब्रिलियन है, और MOULTON, मल्टन, कैम्ब्रिलियन और मेल्टन में दिया था।
अगर बोलेगा गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस जो है वो किसने दिया था, तो एक है था जीन्स और एक था जेफरी, जीन्स एंड जेफरीज, जीन्स एंड जेफरीज ने दिया था। अगर बोलेगा बाइनरी हाइपोथेसिस जो है वो किसने दिया था, ठीक है, तो बाइनरी हाइपोथेसिस एक ही वो आदमी था जिसका नाम था लाइटेलन, है ना, लाइटेलन ने दिया था, ठीक है। गैसेस क्लाउड के बारे में नाम नहीं दिया है कौन दिया था, तो बस नाम दो चार को याद रखेंगे। कैंट एंड लैपलेस मिलके न्यूक्लियर हाइपोथेसिस दिया, है ना। प्लेसेंटल हाइपोथेसिस जो है वो कैम्ब्रियन और मोल्टन ने दिया। गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस जो है जीन्स एंड जेफरी ने दिया। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस जो है वो लेटेलन ने दिया। बस हो गया, यही है सर, बस इसी को गैस का क्लाउड ये वो लेंथ जो हम आपको हिंदी में समझाएं बस वही चीज लिखा है किताब में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप बूझ गए हैं, थोड़ा टाइमर देख लेते हैं यार, हम चाहते हैं बस आपको निचोड़ के एकदम निचोड़ के देते हैं, है ना, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अगर आप देख रहे हो तो आपका टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए झारखंड का हम पैसा नहीं लिए और अपना घर का आदमी से क्या पैसा लें झारखंड माइंस इंस्पेक्टर के लिए, इसीलिए बोले चलो यूट्यूब में डाल देंगे पूरा। और टाइम का भी थोड़ा दिक्कत था, है ना। एज ऑफ द अर्थ, एज ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है भाई, एज ऑफ द अर्थ का मतलब है कि अलग अलग अनुमान लगाया गया। जो जूलॉजिस्ट लोग थे सब लोग आए बारी बारी से जनता का काटे हैं ठीक है, कुल मिलाकर के बारी बारी जनता का काटे ही हैं जितना भी जूलॉजिस्ट लोग आए हैं ज़्यादातर। तो अलग अलग हाइपोथेसिस, अलग अलग प्रैक्टिकल चीज़ों को देख देख के अलग अलग एज बताएं। तो देखो एज ऑफ द अर्थ जो है ना उसके लिए 5 तरीका है, जिसमें से 4 फेल हो चुका है, 5वां अभी एक्सेप्ट किया गया है, हो सकता है आने वाला टाइम में उसको भी फेल कर दे, ठीक है। कौन कौन सा तरीका हम बताना चाहेंगे। पहला है फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बोला गया है कि पहले, सबसे पहले पता किया गया कि भाई धरती आखिर कितना साल पुराना है। हम लोग भी सोचते हैं कि बताओ धरती कितना साल पुराना है, तो कितना साल पुराना है ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता करने के लिए साइंटिस्ट लोग पता किए कि जितना भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ था, यानी कि धरती में कैसे कैसे चेंजेस आए थे, कौन कौन सा जीव जंतु आया गया था, उसका बहुत सारा बॉडी स्ट्रक्चर पाया गया। उन स्ट्रक्चर को देखा और देखने के बाद उसको परखा, और परखने के बाद कहा गया कि नहीं, जो धरती का उम्र है, धरती का जो एज है ना, वो कितना साल है। वो कहा गया कि धरती जो बना है ना वो 1000 मिलियन ईयर एगो बना। कितना साल पहले बना, 1000 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 1000 साल, 1000 मिलियन साल पहले, ठीक है, 1000 मिलियन साल पहले धरती बना है, ऐसा माना गया। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यानी कि कैसे कैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आया था, है ना। पहले डायनासोर आए, उसके पहले पंछी आए, उसके पहले फूल वाला पौधा आया, उसके पहले सॉफ्ट बॉडी वाला एनिमल था, फिर एक्वेटिक लाइफ बहुत, उससे पहले एक्वेटिक लाइफ बहुत फल फूल रहा था, ठीक है। तो ये सब सभी चीज़ों को देखा गया, जानवरों के अवशेष को, और अवशेषों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया गया कि धरती जो है वो 1000 साल पहले बना होगा, 1000 मिलियन साल पहले बना होगा। सॉरी, बार बार मैंने मिलियन छूट जा रहा है, लगा लीजिएगा। फिर दूसरा बोला गया कि नहीं यार ये तो गलत हो गया है, तो दूसरा तरीका बोला गया है फ्रॉम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, फ्रॉम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन दूसरा तरीका था जिससे जो भी जियोलॉजिस्ट लोग थे, वैज्ञानिक लोग थे, वो ऐसा माने। उनका ऐसा मानना था कि भाई देखो ऐसा है कि सब नदी बह के समुंदर में जाता है, ठीक है। यही सब इंग्लिश में लिखा है किताब में, हम जो आपको सिंपल भाषा में समझा दे रहे हैं, पढ़ के आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि पॉइंट जब निचोड़ के दे दे रहे हैं तो पॉइंट सब याद कर लेंगे। तो वैज्ञानिक लोग का मानता था कि भैया देखो जितना नदी है दुनिया में सब जाके समुद्र में मिल जाता है, ठीक। तो अगर नदी बहता है, कह रहा है कि अगर नदी बह रहा है तो जब नदी बहता होगा तो कुछ ना कुछ जमीन को काट के इरोजन वेदरिंग कर रहा होगा, और इरोजन वेदरिंग करके जाके कहीं ना कहीं समुद्र का जो ओशियन है उसका बेसिन में जमा कर रहा होगा। अगर हम ये पता कर लें कि इसका जो बेसिन है वो कितना दूर तक सेडिमेंटेशन होके बना और कितना ओरिजिनल था, तो हमको तो पता चल जाएगा कितना साल उम्र है। तो यही वाला जो ओशियन का बेसिन है उसमें जा जाके जो डिपोजिशन हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, इसी चीज को देख के बताया गया कि धरती का जो उम्र है, ठीक है, धरती का जो उम्र है वो 500 साल, 500 मिलियन साल है। बार बार मिलियन छूट जा रहा है यार, एक सेकेंड। धरती का जो उम्र है वो कितना है, अरे भाई कलरवा चेंज नहीं हो रहा है,
ठीक है, वो कितना है 500 मिलियन ईयर एगो, 500 मिलियन ईयर एगो क्या बना था, हमारा धरती बना था फ्रॉम द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के हिसाब से ऐसा माना गया। इसके बाद भी वैज्ञानिक लोग को सुकून नहीं मिला, बोला चलो फिर से जनता का काटते हैं। तो फिर उन्होंने बड़ा लंबा और बड़ा गंदा तरीके से काटा। क्या काटा समझते हैं। फ्रॉम सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, इंग्लिश में नाम लिख दिया और लोगों को अच्छा खासा बनाया। ये क्या कहता है, ये कहना है, सुनिएगा, वैज्ञानिक लोग का ऐसा मानना है कि भैया देखो, जानता है जब धरती बना था ना, तो जो ओशियन था, समंदर था, समंदर का पानी एकदम मीठा था। ऐसा वैज्ञानिक लोग का तर्क था, है ना, कि जब धरती बना था तो धरती जैसे बना तो जो समंदर का पानी था एकदम मीठा था, एकदम मीठा माने पी सकते हैं उसको, ऐसा पानी था। लेकिन धीरे धीरे जितने भी नदी हैं, नदी में मिट्टी घुलता गया, उसमें नमक था, नमक सब घुलता गया, गंदगी घुलता गया और जाके समंदर में मिलता गया। तो समंदर में मिलता गया तो धीरे धीरे समंदर में वही वाला चीज घुलता गया और समंदर का पानी नमकीन हो गया। ठीक है, तो अगर हम ये पता कर ले कि कितना साल पहले मीठा पानी हुआ करता था, तो हमको एज पता चल जाएगा कि वाकई में जो धरती का एज है वो कितना है। ठीक है, और उसके हिसाब से जब निकाला गया तो कहा गया कि जो हमारा धरती है वो 120 मिलियन ईयर एगो पहले बना, 120 मिलियन ईयर पहले बना, 120 मिलियन साल पहले हमारा धरती बना फ्रॉम सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, ऐसा माना गया। मतलब समझ लीजिए किस लेवल का साइंटिस्ट लोग काटा है पब्लिक का, समझ रहे, और मान भी लिया आदमी लोग। ठीक है ना, जो साइंटिस्ट ऐसा बड़ा बड़ा बयान दिया था वही एक अंग्रेज था, है ना। अंग्रेज लोग तो पहले जान ही रहे हैं आप, चार गाली आप ही दे दीजिएगा अंग्रेज को। लॉर्ड कैल्विन, ठीक है, लॉर्ड कैल्विन जो है ये एक बहुत बड़ा काटू था, है ना, सबको काटते गया। तो ये था हमारा तीसरा थ्योरी। फिर आता है चौथा थ्योरी। हम जो आपको सिंपल भाषा में बता रहे हैं बस वही चीज़ को किताब में लिखा हुआ है अंग्रेजी में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे कुछ पॉइंट मिलता है तो आप नोट कर सकते हैं। चौथा जो था वो था फ्रॉम रेट ऑफ कूलिंग, फ्रॉम रेट ऑफ कूलिंग। फ्रॉम रेट ऑफ कूलिंग क्या चीज़ है समझिएगा। साइंटिस्ट लोग ऐसा मान रहा था, कुछ कुछ साइंटिस्ट था बेवकूफ़, साइंटिस्ट लोग ऐसा मान रहा था, ठीक है, कि जो हमारा धरती है ना, वो धरती जब बना था तो ज्वालामुखी फुटुक फुटुक हो रहा था, मतलब ज्वालामुखी फट रहा था, और ज्वालामुखी से क्या निकल रहा था, लावा निकल रहा था। लावा हमारा धरती के सरफेस में जमा होते जा रहा था, और जमा होने के बाद धीरे धीरे वो कॉन्सोलिडेट हो रहा था, यानी जम रहा था, कॉन्सोलिडेट हो रहा था यानी जम रहा था, और धीरे धीरे वो ठंडा होता गया। तो अगर हम ये पता कर ले कि कितना साल पहले लावा निकल रहा था और ठंडा होने में कितना समय लगा, तो वही हमारा अर्थ का एज हो जाएगा, ऐसा मानना था दो चार साइंटिस्ट का। ठीक है, और इसी हिसाब से, इसी एनालिसिस पे वो बोला कि जो धरती का उम्र है ना, ये तो भाई साहब हद ही पार कर दिए। वो बोल रहे हैं कि धरती का जो उम्र है वो 20 से 40 मिलियन ईयर है, 20 से 40 मिलियन ईयर है, 20 से 40 मिलियन साल है, ऐसा उन्होंने बताया, है ना। ठीक है, ऐसा ऐसा बोला, इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी है, ना तो कोई भी बना के निकल जाता है बेवकूफ़। तो ये था चार थ्योरी, जिसको बाद में बड़ा गंदा तरीके से रिजेक्ट किया गया, गाली दे दे के कि यार ये सब क्या फालतू फालतू चीज़ है। ये चार थ्योरी है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, चारों थ्योरी में एक चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है कि कितना साल पहले, कि मतलब चारों थ्योरी में इस थ्योरी के हिसाब से कितना साल धरती का एज है, इस थ्योरी के हिसाब से कितना साल धरती का एज है, इस थ्योरी के हिसाब से कितना साल धरती का एज है, और इस थ्योरी के हिसाब से, बस ये याद कर लीजिएगा, बाकी आपके काम का नहीं है, बाकी किताब में भी नहीं दिया, आप खोजिए नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम लोग एक वो जो आज एक्सेप्ट किया गया है 5वां नंबर का थ्योरी, है ना, उस थ्योरी का नाम है, ठीक है, उस थ्योरी का नाम है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। अब इसके बारे में आप समझिएगा तो दो चार चीज थोड़ा सा पहले बूझ लीजिए, उसके बाद समझते हैं। देखो, रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो है, इसके लिए 3 ठो मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 3 ठो मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बाद में रेडियो कार्बन डेटिंग आया, वो अलग चीज़ है ना, वो छठा मेथड है, वो एक नया मेथड, एडवांस मेथड है। छठा मेथड है रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, वो एक अलग बात है।
तो जो रेडियो एक्टिव डेटिंग था, रेडियोमेट्रिक डेटिंग था, सॉरी रेडियोमेट्रिक डेटिंग था, इसमें तीन मिनरल कहेंगे या आइसोटोप कहेंगे, रेडियो एक्टिव पेरेंट कह सकते हैं इसको, समझिएगा। जस्ट अ सेकेंड, समझिएगा, ज़्यादा टाइम ना हो गया हो यार, नहीं तो फिर बोर हो जाओगे आप लोग। हम जितना ज़्यादा हो सकता है निचोड़ देते हैं ताकि आपका समय बच जाए। भाई साहब झारखंड का तैयारी करो यार अच्छे से। 50 मिनट हो गया, चलो कोई बात। रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या चीज़ है समझिएगा। रेडियोमेट्रिक डेटिंग में है कि 3 ठो मिनरल है, उसका आइसोटॉप है। 3 ठो मिनरल का क्या है, आइसोटॉप है, ठीक है। और इस आइसोटॉप को कहा गया है पेरेंट, पेरेंट माने बाप। और इससे जो टूट गल के बनेगा उसको बोला गया बच्चा, समझिएगा। तीनों मिनरल कौन कौन से, एक है यूरेनियम, यूरेनियम 238, दूसरा जो मिनरल है उसका है पोटासियम, पोटासियम 40, और तीसरा जो है उसका है रुबिडियम, रुबिडियम 87। ये तीनों के तीनों रेडियो एक्टिव हैं, इसीलिए इसको रेडियोमेट्रिक डेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों के तीनों आपके रेडियो एक्टिव हैं, इसीलिए इसको रेडियोमेट्रिक डेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और तीनों का तीनों बेस्ट रिजल्ट देता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाद में अलग अलग आर्गन, पोटासियम और रेडियम, रुबिडियम, स्ट्रोनियम, यूरेनियम लीड को डाल डाल के देखा गया, वो सब भी थोड़ा बहुत तक कामयाब रहा, लेकिन ये जो 3 गो रहा ये गजब का रहा, इसीलिए 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो यूरेनियम 238 है, अरे भाई चीज आ जा रहा है, कोई बात नहीं, सुनिएगा समझिएगा। तो यार पहले तो ये तीनों मिनरल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा रेडियोमेट्रिक डेटिंग में इनमें से कौन सा मिनरल का इस्तेमाल होता है, और अगर तीनों आइसोटोप में से एक भी देता है तो आपको फटाक से टिक मारना, चौथा ऑप्शन ऑल देता है तो भी आपको टिक मारना। तो ये चीज़ को एकदम रट लीजिएगा, ये पूछ सकता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कहीं पे, तो मैं देखा हूँ ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको रट लीजिएगा कि ये वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है। बात करते अब समझते हैं आगे। अभी देखिए ऐसा है, कैसे किया जाता है इसको बारे में ज़्यादा किताब में नहीं दिया है रेडियोमेट्रिक डेटिंग में, बट मैं आपको बताता हूँ, मैं जो रिसर्च किया उसमें क्या होता है कि अगर मान के चलिए कोई एक पत्थर मिला मेरे को, ठीक है। अब हमको पता करना है कि जो ये जो पत्थर है इसका उम्र कितना है। तो इस पत्थर को हम क्या करेंगे, इस पत्थर को हम लोग कुछ कुछ केमिकल डाल के यूरेनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। और यूरेनियम के साथ रिएक्ट कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल होता है उसका, इसका क्या होता है, एक स्केल होता है कि अगर 1 साल में इसका 10% गलता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 साल का मतलब हो गया ये कि 1000 मिलियन साल के बराबर, 2 साल का मतलब हो गया 2000 मिलियन साल के बराबर। ऐसा कर करके एक स्केल होता है, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग स्केल होता है। तो ऐसा रिएक्शन कराया जाता है पत्थर का, यूरेनियम का और कुछ कुछ केमिकल डाल के, और देखा जाता है कि जो पत्थर है और यूरेनियम है वो कितना गल रहा है, ठीक है, कितना गल रहा है ना। चूंकि ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए हम लोग हाफ लाइफ ही इस्तेमाल करते हैं, हाफ लाइफ। हम लोग क्या करते हैं, हाफ लाइफ ही इस्तेमाल करते हैं, हाफ लाइफ। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये समझाते हैं, समझिएगा समझिएगा मेरे बात को समझिएगा। मान के चलिए आप एक ठो गाड़ी लिए, गाड़ी का नाम है पल्सर 125 सीसी, ठीक है, बजाज का पल्सर 125 सीसी आप एक ठो गाड़ी लिए। अब आप चाहते हैं कि आप इसका माइलेज टेस्ट करें कि भैया 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पहला तो टंकी खाली करेंगे, इसका पहले क्या करेंगे, इसका टंकी खाली करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे, और इसके बाद 1 लीटर पेट्रोल को पूरा चला के देखेंगे, जब तक पेट्रोल खत्म नहीं होता तब तक चलाते हैं। मान के चलिए अगर 60 किलोमीटर में जाके रुक गया है तो हम समझ जाएंगे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका माइलेज है, प्रति घंटा बोल रहा हूँ सॉरी, 60 किलोमीटर पर लीटर, KMPL पर लीटर इसका माइलेज है। माने 1 लीटर तेल डालेंगे तो 60 किलोमीटर तक ये चल सकता है। समझ गए ये बात, समझ के चलिए कि मान लीजिए आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये कर सके, तो आप क्या करेंगे, आपको सेम चीज 500 बोल रहा हूँ सॉरी, हाफ लीटर में काम होगा क्या, बिल्कुल होगा। समझिएगा कैसे, मान के चलिए आप टंकी खाली किए, टंकी खाली करने के बाद आप हाफ लीटर तेल डालें, ठीक है। हाफ लीटर तेल डालने के बाद चलाएं, और मान के चलिए वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करके वो रुक गया, ठीक है। 25 किलोमीटर के बाद आपका तेल खत्म हो गया। तो आप ये समझ गए कि हाफ लीटर में अगर 25 किलोमीटर चलता है तो हाफ लीटर को अगर हम 2 से इंटू कर देंगे तो 1 लीटर होता है।
तो 1 लीटर में इधर भी 2 से इंटू करेंगे तो 50 किलोमीटर होता है। तो मतलब है कि 50 किलोमीटर प्रति लीटर का ये माइलेज दिया। अगर हाफ लीटर हम तेल इस्तेमाल कर रहे थे तो 1 लीटर में वही हुआ। ठीक है, तो आप टाइम बचाने के लिए, संसाधन बचाने के लिए आधा लीटर पेट्रोल डाल के भी ये जांच कर सकते हैं। बिल्कुल यही वाला एक काम होता है यहाँ पर। अगर मान के चलिए पत्थर का लाइफ हमको जानना है, ठीक है, हम मान लीजिए 2 साल रिएक्शन कराएं और 2 साल रिएक्शन करके देखें कि 50% जो पत्थर है वो गल चुका है, तो हम ये क्यों नहीं मान लेंगे कि 4 साल में वो पूरा पत्थर गल जाएगा। हम आधा ही रिएक्शन करेंगे और इसी आधा रिएक्शन में जो गला है, जो यूरेनियम का लाइफ कम हुआ है, उसी यूरेनियम का लाइफ को कहते हैं हाफ लाइफ। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, चूंकि रिएक्शन बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए हम लोग आधा रिएक्शन करते हैं। 50% तक रिएक्शन जब सक्सेस हो जाता है तो हम लोग इसको 2 से इंटू करके मान लेते हैं कि ये इतने साल पुराना है या इतने साल ये होगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया भाई साहब, यहां तक क्लियर हो गया। यही वाला हिसाब किताब है पूरा का पूरा रेडियोमेट्रिक डेटिंग का। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग में 2-3 चीज है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम लिख दे रहे हैं, आपको रट लेना है। समझिएगा, यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 का अगर आपसे पूछेगा हाफ लाइफ बताइए, हाफ लाइफ मतलब यूरेनियम 238 को खाली इसी को हम गलाएं बिना कोई चट्टान का, केमिकल का, तो इसको गलने में 4500 मिलियन ईयर लगेगा सर। 4500 मिलियन ईयर लगेगा इसको पूरा खत्म होने में, नष्ट होने में, मतलब आधा लाइफ, आधा 45 इंटू 2 कर देंगे 9000 साल में यूरेनियम गायब हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मतलब कुल मिलाकर के नहीं भी बुझा रहा ना भाई तो रट लो ना, 2-4 चीज रट लो कि हाफ लाइफ जो है पोटासियम 40 का इतना है, हाफ लाइफ यूरेनियम 238 का इतना है, इसका हो गया 11900 मिलियन ईयर्स। ठीक है, इसके बाद रुबिडियम है, रुबिडियम है, रुबिडियम 87 है, रुबिडियम 87 का हो जाएगा 47,000 मिलियन ईयर। ये आपका हाफ लाइफ है। बस रट लो ना, नहीं बुझा रहा तो रट लो ना, ये 3 चीज को समझ लो, रट लो, हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो रट लो, हो जाएगा काम आपका। ठीक है, जूलॉजी में बहुत सारी चीज़ आपको रटना भी पड़ेगा, हालांकि हम समझाने की कोशिश किए, आई होप आप समझ गए होंगे सिंपल तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा, एज ऑफ रॉक निकालने का एक फार्मूला होता है, न्यूमेरिकल तो आई डोंट होप कि देगा, लेकिन आपको ये फार्मूला याद रखना है, समझ में आए चाहे नहीं आए आपको याद करना है। एज ऑफ रॉक इज इक्वल्स टू होता है 3.323 टी, टी का मतलब हो गया समय, log 10 1 प्लस एन डी बाई एन पी। एन डी क्या हो गया? एन डी का मतलब हो गया डाउटर प्रोडक्ट, डाउटर प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब ये क्या चीज हम समझाते हैं आपको। और एन पी का मतलब हो गया पेरेंट, एन पी का मतलब क्या हो गया? पेरेंट का, या जो रेडियो एक्टिव है जिसको हम लोग, जैसे यूरेनियम है या पोटासियम है, रुबिडियम है ना, इसका नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स। आप समझिएगा क्या चीज़ है, समझिए। मान के चलिए कि एक ठो मिनरल मिला जो है आयरन, हमको जानना है कि भैया आयरन जो है कितना साल में गलेगा, खत्म होगा, पुराना कितना साल पुराना है, नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आयरन जो होगा ना, ये आयरन हमारा डॉटर प्रोडक्ट कहलाएगा। ये आयरन क्या कहलाएगा? डॉटर प्रोडक्ट कहलाएगा। और पेरेंट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? पेरेंट प्रोडक्ट बस 3 ही हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, पोटासियम हो सकता है, या फिर रुबिडियम हो सकता है, जो 3 हमने बताया, जिसको हम केमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो वो हमारा आपका पेरेंट प्रोडक्ट कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, ओके। तो अब धरती का उम्र, धरती का जो एज है वो रेडियो एक्टिव डेटिंग के हिसाब से कितना है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव, सॉरी रेडियोमेट्रिक, रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो आपने किया, अभी इतना सारा पढ़ा है, उसके हिसाब से जो अर्थ का एज है, जो अर्थ का एज है वो कितना है सर? वो है 4600 मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो। मतलब जो धरती बना होगा वो 4600 मिलियन साल पहले बना होगा, 4600 मिलियन साल पहले बना होगा हमारा धरती, रेडियोमेट्रिक डेटिंग के हिसाब से। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के हिसाब से 4600 मिलियन साल पहले हमारा ये बना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके,
अब एक छोटा सा पॉइंट बचा है जो हम आपको समझा दे रहे हैं फटाफट। देखो आजकल ना एक नया मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग, तो कार्बन का बेसिकली 3 आइसोटोप है। कार्बन का कितना आइसोटॉप है? कार्बन का जो आइसोटॉप्स है वो 3 आइसोटॉप्स है। कौन कौन सा? सबसे पहले तो हो गया C12, फिर हो गया C13, फिर हो गया C14। ठीक है, तो इसमें से जो C14 है इसको प्रैक्टिकली देखा गया है तो ये रेडियो एक्टिव निकला। क्या निकला है? ये रेडियो एक्टिव निकला है C14। तो ये C14 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और C14 का अगर हम बात करेंगे हाफ लाइफ का बात करेंगे C14 का, तो इसका हाफ लाइफ हो जाएगा 5730 साल। 5730 साल इसका हाफ लाइफ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो बस सर यही है। अगला दिन हम पढ़ाएंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना। जो हार्ड टॉपिक है वो हम कवर करने का कोशिश करेंगे। जैसे इस सब टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, हार्ड वाला था थोड़ा, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारा वीडियो बनाते रहेंगे यार। ब्लैक डायमंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर नहीं किए हो तो ज़रूर कर दो। अगर आप जूलॉजी वाले पोर्शन से हो, अगर इंस्पेक्टर का तैयारी नहीं भी कर रहे हो, आप जूलॉजी वाले बंदे हो, तब भी सब्सक्राइब कर दो यार। आपके काम का बहुत सारा चीज़ मैं डालता रहता हूँ, जूलॉजी वाला बहुत सारा वैकेंसी आता है। और ये जो मेरा सेकंड चैनल है जो नॉन टेक्निकल पोर्शन का है, इसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन जनरल इंजीनियरिंग वगैरह डालूंगा। इसको जाकर सब्सक्राइब करो यार, कर नहीं रहे हो इसको जाकर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को देखा करो, लाइक करो। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।